जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर आपके सामने लेके आए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पहला चैप्टर था हमारा, वो पता है मुझे कि 3 वीडियो में भी काफ़ी लंबा हुआ है, लेकिन दोस्तों इस पहले चैप्टर की वजह से ही आपको व्याकरण में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। व्याकरण सीखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खास चीज़ें इन वीडियो में मैंने आपके लिए जोड़ी है। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने आपको समझाने के लिए, आपको सब कुछ सिखाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। इन सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जिसमें आपको बहुत अच्छी बातें हमने बताई हैं। इन सभी चीज़ों को आप आगे भी ग्रामर में पढ़ते रहेंगे। जितने भी हिंदी व्याकरण है उन सभी में इनको सबको इंक्लूडेड किया गया है, इन सभी को जोड़ा गया है। इस पहले चैप्टर के बिना आप व्याकरण को नहीं सीख सकते हैं। तो दोस्तों उस पहले चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बिना आपको व्याकरण बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने वह सभी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उनको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, जो आपके दोस्तों के भी काम आ जाए। दोस्तों केवल अपना ही भला नहीं सोचा करते हैं, दूसरे की भी भलाई कर देनी चाहिए, ठीक है। जो केवल अपने भले के बारे में सोचता है वो स्वार्थी होता है दोस्तों। तो स्वार्थी नहीं बनना है हमको, ठीक है। हमको दयालु इंसान बनना है, ठीक है। तो दूसरों को भी दया कीजिए। जिनको इस सेशन के बारे में नहीं पता चला है उन तक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो दूसरा है, जिसका नाम है क्या, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते किसे हैं, कितने होते हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, कैसे किया जाता है, ये सब बातें हम आपको सिखाने जा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा खास है। खास करके आप जो बात करते हैं, आपका एटीट्यूड, ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड जो होता है दोस्तों, है भाषा स्किल, लैंग्वेज स्किल जिसको बोलते हैं हम, उससे ही डेवलप होता है, उससे ही वृद्धि होती है, उसमें विकास होता है उससे ही। तो एक तरह से देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेंशन मत लीजिए, हम आपकी जो लैंग्वेज स्किल है उसको भी सुधार के रहेंगे, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ आपकी 10 सेकंड भी नहीं लगेंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को इस वीडियो के साथ में जोड़ लीजिए, उनको शेयर कीजिए, बताइए उनको कि हाँ आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे उनको भी बहुत लाभ हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या है, चैप्टर 2 है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि विराम कहते किसे हैं, विराम होता क्या है, कैसे लगते हैं, तब इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा विराम का शाब्दिक अर्थ। किसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है दोस्तों उसका सीधे साधे शब्दों में जवाब दे देना कि हाँ उसका क्या अर्थ है, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं। तो विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव, ठीक है। कहीं पर ठहरना ही विराम कहलाता है, या रुकना या फिर विश्राम लेना, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम कहीं पर ठहर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं या रुक रहे हैं, उसको ही हम विराम कहते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ठहराव, रुकना और विश्राम लेना, ऐसे ही दोस्तों भाषा को लिखते और पढ़ते समय भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसको ही हम विराम कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब देख लीजिए, अब आते हैं हम परिभाषा पे, ठीक है, कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है। भाषा के लिखित रूप में, भाषा का हम लिखित रूप है, जो हम लिखते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को, उस रूप में अभिव्यक्ति क्या होते हैं, अपनी जो मन की बातें होती हैं, जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, विचार कह लीजिए, थॉट्स कह लीजिए उसको, ठीक है, उनको सरल, सहज और रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए, क्या करने के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, क्या करने के लिए, भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति, जो हमारे विचार हैं उनको सरल बनाने के लिए, सहज आसान करने के लिए, और रोचक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अपनी बात को हम जब सरल बनाने के लिए, उसको सहज बनाने के लिए और रोचक बनाने के लिए तथा स्पष्ट बोलने के लिए हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा भी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये 4 चीज़ें याद रखनी है, सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट, ठीक है। जिनसे हम अपनी कही गई बातों को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल ये आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन बोल करके ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, तो इसको लिखते चलिएगा, लिख लीजिएगा आप,
अपने नोटबुक में, ठीक है। क्या कहा है कि हमारी मानसिक दशा व गति सदा एक सी नहीं रहती है। जो हमारे मन की, जो हमारे दिमाग की, माइंड की जो गति होती है और दशा होती है वह हमेशा एक नहीं होती है, ठीक है। बोलते या पढ़ते समय, वाक्य के अंत में या बीच में अथवा किसी कथन पर, जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं, जो कथन होता है, कथन किसको बोलते हैं, सेंटेंस, जिसको हम वाक्य बोलते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में या बीच में अथवा किसी कथन पर, जी किसी ने कहा गया हो, किसी के द्वारा कहा गया ही कथन कहलाता है, उस पर किसी स्थान पर या किसी जगह पर बल देने या समझने आदि के लिए, बल देने के लिए, जोर देने के लिए, या फिर बल कम करने के लिए, बल अधिक करने के लिए क्या करते हैं, या उसको समझने आदि के लिए रुकना पड़ता है। हमने अपनी कोई बात कही, हमने एक सेंटेंस बोला, उसमें हमने कहीं पर तो अपनी आवाज़ तेज की, कहीं पे बहुत हल्की रखी है, कहीं पे हमने बल दिया आवाज़ पर, ठीक है, कहीं हमने उसको और अधिक समझाने के लिए कि हमारी बात का अर्थ क्या है, तो हम उसको कहीं ना कहीं ठहराव या बल जरूर देते हैं, उसको ही क्या करते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ लिया कैसे। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम काम करते हैं तो बीच में जब थक जाते हैं तो आराम करते हैं, फिर आराम करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर चलते हैं काम करने के लिए, फिर काम करते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर काम करते हैं। तो हम ऐसे ही करते रहते हैं अपने काम को। कोई भी मनुष्य मशीन की तरह, मशीन मनुष्य ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, अगर मशीन को भी आप लगातार चलाओगे ना तो वो भी काम नहीं करेगी, उसको भी आपको बीच में थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो गर्म हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मनुष्य भी होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य मशीन तो नहीं है, मशीन से बेहतर ही है, लेकिन फिर भी उसको भी आराम की ज़रूरत पड़ती है भाई, ठीक है। तो क्या कहा है कि जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम आवश्यक होते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह जो होते हैं वे विराम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब हम लिखने का कार्य करते हैं उसमें भी हमें विराम की आवश्यकता होती है, रुकने की, ठहराव की आवश्यकता होती है। अतः रुकने की यह स्थिति ही विराम कहलाती है। जो वह स्थिति होती है ना अपनी बात को समझाने के लिए, कहीं पर बल देना, कहीं पर रुक जाना, ठहराव, थोड़ी देर के लिए ठहराव करना, उसको ही हम क्या कहते हैं, वही स्थिति हमारी विराम कहलाती है। पता लग गया यहाँ तक का? बिल्कुल। कार्य में इसे मतलब विराम चिन्हों को कुछ चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब हम लिखने का कार्य करते हैं, हम लेखन कार्य करते हैं अपने नोटबुक्स में, या नोट्स बनाते हैं, या कुछ भी लेखन कार्य करते हैं, लिखने का काम करते हैं, उसमें इनको कुछ चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। अब देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने लिखा है रोको, फिर हमने रोको के बाद अल्प विराम लगा दिया है, फिर लिखा है मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। जैसे हमारे घर से कोई निकला तो हमने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि रोको मत जाने दो। हमने यहाँ पर अपने जो भाषा है, हम बोल रहे हैं, उच्चारण को हमने कुछ विराम दिया एक शब्द के बाद में और फिर कहा मत जाने दो। अब उसको ही हम अल्प विराम की स्थिति को बदल देंगे। देखिए कैसे, हमने कहा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी 4 शब्द हैं, ये भी 4 शब्द है। पहले नंबर पे जो है वही यहाँ पर है, दूसरे पे जो है वही यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर जो है वही यहाँ पर है, चौथे नंबर पे जो है वही यहाँ पर है। दोनों ही सेंटेंस हमारे, दोनों ही वाक्य बिल्कुल एक समान हैं। अब उनके अंदर क्या किया है हमने, देख लीजिए, हमने केवल अल्प विराम की स्थिति को बदल दिया है। यहाँ पे हमने रोको के बाद लगाया था, यहाँ पे हमने लगाया रोको मत के बाद, ठीक है। और दोनों का ही अर्थ बदल गया है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि चाहे लेखन हो या फिर उच्चारण हो, दोनों ही स्थिति में हमारे पास विराम चिन्हों का प्रयोग आना चाहिए, या फिर हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, तो हर एक वाक्य का आपके अर्थ बदल जाएगा, जिससे आप गड़बड़ कर बैठोगे सब चीज़ें, ठीक है। समझिए इसको। यहाँ अल्प विराम का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। हमने अल्प विराम का स्थान बदला है, यहाँ पे पहले शब्द के बाद लगाया है, यहाँ पे 2 शब्दों के बाद लगाया है। तो क्या कहा उन्होंने, अल्प विराम का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल गया है, ठीक है। क्योंकि वाक्य में वक्ता के विराम की मानसिक दशा बदल गई है। क्या कहा है, वाक्य के विराम की मानसिक दशा बदल गई है। किसकी? वक्ता की, जो बोलने वाला है उसकी। मानसिक दशा का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ कुछ और कहना चाहते हैं और इसका अर्थ कुछ और कहना चाहते हैं। इसका अर्थ था किसी को रोकने के लिए, किसको रोक लो, जाने मत दो,
और इसका अर्थ था कि इनको रोको मत, जाने दो। ठीक है दोस्तों, यदि भाषा में इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए, ठीक है, जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं बोलने में या फिर लिखने में, अगर इन चिन्हों का इस्तेमाल ना किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी, मतलब कठिनाई आएगी उसकी स्पष्टता में, भाषा को समझने में। दूसरा आदमी भी आपके उस वाक्य को नहीं समझ पाएगा जो आप उसको कहना चाहेंगे, आपकी बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। आप कहना कुछ और चाहोगे और समझ कुछ और लेगा। ठीक है, और वाक्य एक दूसरे में उलझ कर रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो वाक्य हैं अगर हमको उनकी स्पष्टता का नहीं पता चलेगा, हम सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो वाक्य है वो आपस में ही उलझ कर रह जाएंगे, किसी को भी समझ में नहीं आएंगे। आप बोलते रहना ऐसे ही, फिर दूसरे आदमी समझेंगे नहीं। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने विराम चिन्हों की तरफ। देखिए, भाषा में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको वो सारे विराम चिन्ह पढ़ाएंगे जिनका इस्तेमाल भाषा में किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण के साथ पढ़ाएंगे आपको, समझते हुए चलिएगा दोस्तों। जो हमारा पहला है वो है अल्प विराम। अल्प विराम कौन सा है? नंबर 1 अल्प विराम। इसका चिन्ह होता है दोस्तों ये, जैसे हम नौका बना दे तिरछा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके नौका बना दे, नहीं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बनेगा अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन विराम चिन्ह है, सबसे बड़ा भी है, विश्लेषण में भी, थ्योरी में भी सबसे बड़ा है, लिखने में भी सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा नियम है इसी के ही, सबसे ज़्यादा भाषा में इस्तेमाल भी यही होता है। चाहे आप भाषा का उच्चारण कर रहे हो, चाहे भाषा को आप लिख रहे हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, यह विराम चिन्ह सबसे खास है और सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ठीक है, देख लीजिए अल्प विराम कहते किसे हैं। अब अल्प विराम के बारे में देखेंगे कि अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जहाँ भी रुकते हैं हम पढ़ते पढ़ते या लिखते समय, उसको हम अल्प विराम का चिन्ह लगा करके दर्शा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने के लिए, मतलब अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए, जहाँ कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए ही, थोड़ी देर के लिए ही रुकना आवश्यक होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? जहाँ अपने बात को, अपने कुछ भी हम बात कह रहे हैं उस तथ्य को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, जिससे वो आसानी से समझ जाए। वहाँ पर हम क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प का अर्थ ही होता है दोस्तों कम, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, और अति का मतलब क्या होता है? अधिक, ज़्यादा। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा है राम, श्याम और मोहन। क्या लिखा हमने? राम, श्याम और मोहन बाजार गए हैं। ठीक है, हमने लिखा है दोस्तों राम, श्याम और मोहन कहाँ गए हैं? बाजार गए हैं, मार्केट गए हैं। ठीक है, तो हमने इनके बीच में क्या लगाया है? अल्प विराम लगाया है। ठीक है, देखो राम के बीच में और श्याम के बीच में हमने अल्प विराम लगाया है, फिर श्याम मोहन के बीच में हमने और लगाया है। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि यह और आया कहाँ से है, क्यों लगा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई जो स्टेशन मास्टर है पंजाब गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया? मेरा भाई, समझाने के लिए कि हाँ मैं अपने भाई के बारे में बात करूँ, मेरा भाई, गैप दिया थोड़ा सा, हल्का सा हम रुके, ठहरे वहाँ पर अपनी बात को समझाने के लिए। फिर कहा कि जो स्टेशन मास्टर है, ठीक है, मेरा भाई जो स्टेशन मास्टर है। फिर हमने अल्प विराम का इस्तेमाल किया, थोड़ी देर के लिए रुके, फिर कहा हमने पंजाब गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए हमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, अगर आप विराम चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके बातों के कुछ और भी मतलब निकल जाएंगे, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, अब देख लीजिए, अल्प विराम चिन्ह को प्रयोग करने के कुछ नियम होते हैं जो निम्न हैं। मतलब हम जहाँ जहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए वो क्या है। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि, व्याकरणिक कोटि का क्या मतलब है कि एक ही व्याकरण के, जैसे संज्ञा है तो संज्ञा के केवल संज्ञा के ही, अगर सर्वनाम है तो केवल सर्वनाम के ही।
ठीक है, कोटि माने प्रकार के, कई शब्द, एक से अधिक शब्द, चाहे तो संज्ञा के शब्द है एक से अधिक, चाहे सर्वनाम के शब्द है एक से अधिक। ठीक है, अगर ये आए और उनके बीच में संयोजक, संयोजक कहते हैं जोड़ने वाला, संयोजक मतलब जोड़ने वाला, ठीक है, जो उन दोनों का आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे और लगा देते हैं हम, और वह, ठीक है, आदि, न आए वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। अब देख लीजिए, सोहन है वो भी संज्ञा शब्द है, श्याम है वो भी संज्ञा शब्द है, राधा है वो भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब श्याम और सोहन के बीच में हमने अल्प विराम लगाया है, लेकिन श्याम और राधा के बीच में हमने और लगा दिया। और का मतलब क्या होता है, देखिए जब कहीं एक से अधिक संज्ञा शब्द आए और जो सबसे अंतिम संज्ञा शब्द होगा उससे पहले अल्प विराम की जगह हम और का इस्तेमाल करेंगे। आपको हर जगह यह शब्द देखने को मिलेगा, जहाँ भी अंतिम शब्द होगा किसी भी व्याकरणिक, कोई भी व्याकरण का संज्ञा या सर्वनाम का जो कई एक से अधिक शब्द होंगे उनका जो अंतिम शब्द होगा उससे पहले आपको और देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, देखिए राम, श्याम, गोविंद। राम कोमा लगाया जिसको हम अल्पविराम कहते हैं, इंग्लिश में कोमा भी कहते हैं इसको। श्याम, फिर अल्पविराम लगाया, फिर गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक से अधिक व्याकरणिक शब्द हो गए, संज्ञा शब्द हो गए एक से अधिक, तो हमने क्या किया, इनके बीच में सबके अल्प विराम को लगा दिया, और जो सबसे अंतिम वाला हमारा संज्ञा शब्द था उससे पहले हमने अल्प विराम की जगह और लगा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नंबर 2 नियम देखते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए नंबर 2 है हमारा, जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए, मतलब जहाँ पर 2 से अधिक वाक्यों के अंश आए, 2 से अधिक वाक्य लगते हो कि हाँ यह जो वाक्य है एक से अधिक वाक्य के मिलने से बना हुआ है, 2 वाक्य हैं, 3 वाक्य हैं उनमें, ठीक है, और उनके बीच संयोजक न हो। संयोजक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि संयोजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि जो संयोजक होते हैं कौन से होते हैं दोस्तों, है वह होते हैं और वह। ठीक है, ये संयोजक होते हैं। संयोजक किसे कहते हैं, आपस में दोनों को जोड़ने वाले, ठीक है, संयोजन करने वाले उनका, ठीक है, तो उनको संयोजक बोलते हैं। तो और वह है, ठीक है, तो क्या कहा है, जहां 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अजय घर आया, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने दोस्त का नाम लिख दिया है अजय। ठीक है, तो हमने नाम लिखा है अजय इसलिए ताकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, पढ़ने में अच्छा लगे। तो आप भी अपने किसी सहपाठी का, किसी बेस्ट फ्रेंड का अपना नाम लिख दीजिएगा, उससे आसानी हो जाती है। ठीक है, अजय घर आया, फिर हमने अल्पविराम का प्रयोग करा, थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़ी देर रुका, फिर अल्पविराम लगाया, फिर चला गया। ठीक है, अजय घर आया, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर चला गया। किसी ने पूछा कि भाई अजय घर है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अजय तो नहीं है, कहाँ गया, कि अजय थोड़ी देर के लिए आया था, ठीक है, घर आया था, थोड़ी देर के लिए रुका था, फिर चला गया था, पता नहीं अब कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, तो उनमें हम क्या करते हैं, जहाँ पर संयोजक न हो वहाँ पर हम अल्पविराम का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं बाजार गया, अल्पविराम लगाया हमने, सब्जी खरीदी, फिर वापस घर आ गया। ठीक है, तो इसमें बाजार जाने की बात हो गई, सब्जी खरीदने की भी बात हो गई, और वापस घर आने की भी बात हो गई। तो एक से अधिक वाक्यांशों का इस्तेमाल इसमें किया है हमने, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब नियम नंबर 3 देख लीजिएगा। नियम नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों, कि जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं, अव्यय कौन कौन से होते हैं, अव्यय किन्हें कहते हैं, जो होते हैं किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, भी। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अव्यय किसे कहते हैं। तो अगर ये कहीं अव्यय आ जाए तो इनके पहले अल्पविराम लगता है। अगर कहीं पर भी अव्यय शब्द आ जाते हैं, अगर मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, फिर भी, फिर ये भी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अल्पविराम का प्रयोग होगा। बहुत आसान है, जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा,
हम स्टेशन पहुंच तो गए, हम घूमने के लिए गए थे शिमला, ठीक है। तो हम घूमने के लिए चले जैसे, तो क्या हुआ कि हम स्टेशन पहुंच तो गए, हमने अपने बात को विराम दिया। क्यों? क्योंकि जब दूसरा सुनने वाला है ना, तो जो हमारी बात सुन रहा है ना, तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ अभी आगे भी कुछ बात है, ठीक है। कि हम स्टेशन पहुंच तो गए, लेकिन किंतु ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंतु आया है, ठीक है। जैसे मैं चलता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपको किसी ने कहा कि चलो भाई आज वहाँ पे घूमने जाना है, ठीक है, दो दोस्त तैयार है, आपके पास कोई आया, तो आपने कहा कि नहीं भाई मैं चलता, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ठीक नहीं हूँ, आज नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। तो इस जगह हम थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा ठहर के अपनी बात को समझाते हैं, तब पता लगेगा, ठीक है। जैसे मैं चलता, फिर अल्पविराम लगा, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं पाता, ठीक है। चलो समझ में आया? अब देख लीजिएगा नियम नंबर 4 है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम लगता है। अब आप सोच रहे होंगे समानाधिकरण किसे कहते हैं। अच्छा, जो इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बताओ कि समानाधिकरण किसको कहते हैं, ठीक है। ये जो समानाधिकरण शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ किस किस को पता है, सच सच बताना, ठीक है। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सब सच बताएंगे। समानाधिकरण का मतलब होता है समान अधिकार रखने वाले, ठीक है। जो समान अधिकार रखते हैं मतलब अर्थ रखते हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्द, ठीक है, उनके मध्य में भी अल्प विराम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप एकदम से समझ जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे देश के प्रधानमंत्री, अगर आपके सामने कोई कह दे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उनका नाम लेने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, दो तो हो ही नहीं सकते ना, एक ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने नाम भी लिख दिया है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो जब इसका भी एक ही अर्थ हो गया है और इसका भी अर्थ एक ही हो गया है, तो इन दोनों के बीच में हमने अल्प विराम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देश के प्रधान कहीं आपको सुने कि देश के प्रधानमंत्री, तब भी आप सोचोगे कि भाई किसकी बात हो रही है, क्या सोचेंगे हम कि हाँ नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। और अगर कहीं आप सुन लो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो आप एकदम समझ लो कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री की ही बात हो रही है, ठीक है। इसलिए दोनों का समान अधिकार है, ठीक है, समान अधिकार दोनों शब्दों का है, समान अर्थ है, इसलिए दोनों के बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा है इसमें, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चीन को कूटनीतिक रूप से परास्त किया, ठीक है। देख लीजिए अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि देश के मुख्यमंत्री, ये भी सेम ऐसा ही है, देश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, तो दोनों के बीच में अल्प विराम का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विपक्षियों को परास्त किया, मतलब हराया, ठीक है। तो दोनों शब्दों का, इनका दोनों सेंटेंसों का एक ही अर्थ निकलता है, ठीक है, इसलिए इनके दोनों के बीच में हम अल्प विराम का इस्तेमाल कर देंगे। क्या कहा उन्होंने? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम लगता है। जो ऐसे शब्द जो समान अधिकार रखते हैं, समान अर्थ रखते हैं, बताए जाते अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन अर्थ दोनों का निकल करके एक ही आता है, ठीक है, तो उनके बीच में हम अल्प विराम का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नियम नंबर 5, अल्प विराम को लगाने का नियम नंबर 5 हमारा कौन सा होता है। तो इसमें कि ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, मतलब उन वाक्यों के छोटे छोटे खंडों के बाद भी, टुकड़ों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वह आदि का लोप हो, मतलब वे वहाँ से गायब हो, ना लिखे गए हो, उनके जगह पे भी हम अल्प विराम का इस्तेमाल कर देते हैं। वो देख लीजिए कैसे कर देते हैं। एग्जाम्पल है, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया, ठीक है, मतलब कि जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया बदमाश था, ठीक है। हमने बताया कि कोई आदमी है वह पुलिस के द्वारा मारा गया, बदमाश था, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे दो खंड हो गए कि कोई आदमी मारा गया है और वह बदमाश था, तो यहाँ पर किसका लोप है? यहाँ पर हमारा वह का लोप है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर अल्प विराम का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जाना है जल्दी जाओ,
अगर आपसे कोई कहे कि मुझे देर हो रही है, मुझे तो जाना है, तो आप क्या कहोगे उसको कि जाना है, जल्दी जाओ। जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है, जल्दी से चले जाओ। तो जाना है, जल्दी जाओ के बीच में किसका लोप है? तो का। ठीक है, अगर हम इसको भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि जाना है तो जल्दी जाओ, नहीं तो ज़्यादा जल्दी मत करो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इसका उदाहरण देख लीजिए। तीसरा उदाहरण दिया हुआ है कि जब वह आएगा काम हो जाएगा। ठीक है, कि जब वह आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। तो यहाँ किसका लोप किया हमने? तब का लोप कर दिया। उसकी जगह पर क्या लगाया? अल्प विराम का प्रयोग कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर अल्प विराम लगाया। तो क्या कारण कि ऐसे वाक्य खंडों के बीच भी अल्प विराम का इस्तेमाल होता है जहाँ से तो तब वह आदि का लोप हुआ हो, वहाँ भी हम अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर 6, वो देखिए क्या है। हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद भी अल्प विराम लगता है। ठीक है, क्या कारण है कि जहाँ पर हाँ लगा हुआ होगा, हाँ, ठीक है, जवाब देने के लिए लगाते हैं हाँ, नहीं, ठीक है, नकारात्मक रूप से। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अगर अच्छा का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ पर हम किसी की या तो कुछ बात समझ जाते हैं या फिर किसी को हम अपनी बात समझाना चाहते हैं, वहाँ पर हम अच्छा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को डराने के लिए जो टीचर होते हैं बोलते हैं, ज़्यादा तेज़ आवाज़ करके बोल देते हैं ऊंची आवाज़ में कि अच्छा, तो बच्चे समझ जाते हैं कि सर बोल रहे हैं कि चुप बैठ जाओ। ठीक है, और अगर संबोधन, संबोधन किसे कहते हैं? संबोधन कहते हैं किसी को पुकारना, बुलाना। ठीक है, जब हम किसी की पुकार करेंगे, किसी को बुलाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? संबोधन कारक होता है, उनके बाद भी अल्पविराम लगता है। तो कौन कौन से बताए हैं उन्होंने? हाँ, नहीं, अच्छा और संबोधन कारक जितने भी होंगे उनके बाद भी अल्पविराम लगता है। संबोधन में किसी का भी नाम लेके बुलाना हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही नाम होगा, बहुत सारे नाम है, किसी का भी नाम लेके बुलाओगे, माँ, पापा, मोहन, सोहन, राम, श्याम, सब वो उसमें संबोधन में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हाँ, कल सवेरे आ जाना। ठीक है, अब इन वाक्य को ना अपने जीवन से जोड़ते हुए चले करो। ठीक है, जितने भी आप अपने जीवन से जोड़ोगे इन चीज़ों को, भाषा को जितने जीवन से जोड़ोगे उतनी ही सरलता से आप इसको समझ पाओगे। देखिए, अब इसका एग्जाम्पल जो दिया है उसको जीवन से कैसे जोड़ेंगे हम? उसको जीवन से ऐसे जोड़ेंगे, जैसे कोई है, ट्यूशन के लिए बच्चा आया था। ठीक है, उसने कहा कि सर कल भी आना है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, कल सवेरे आ जाना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन्होंने पहले कहा था कि हाँ, नहीं, अच्छा आता था संबोधन कारक के बाद, तो हाँ का हो गया हमारा, नहीं वाला ही रहा। ठीक है, नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुछ मदद करूं, ठीक है, तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको नकार देगा कि नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कौन नकारेगा ऐसे? जिसमें आत्मबल अच्छा होगा, जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा कि हाँ, मैं इस काम को कर लूँगा, इसमें सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल ये क्या है? अच्छा, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो अच्छा के बीच में अभी अल्पविराम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा, तुम जल्दी ही आ जाओ। ठीक है, अब आपको अगर कोई, आपने कहीं से अपने रिलेटिव को फ़ोन किया, सपोज़ कीजिए आपने किसी रिलेटिव को फ़ोन किया और बोला कि हाँ, मैं आ रहा हूँ घूमने के लिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अच्छा, तुम जल्दी ही आ जाओ। ठीक है, फिर सब एक साथ कहीं पे घूमने के लिए चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए संबोधन कारक कर जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या कारण है कि माँ के बाद ये संबोधन चिन्ह भी लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? संबोधन कारक की पहचान होती है। माँ मेरा कल्याण करो। ठीक है, तो इसमें क्या करें? देखिए, इसमें संबोधन माने पुकार हुई है, पुकार किसकी है? माँ की। ठीक है, कि माँ मेरा कल्याण करो। तो जहाँ भी संबोधन शब्द आएंगे, संबोधन कारक शब्द आएंगे, उनके बाद भी अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो कृष्णा, कृष्णा कक्षा से निकल जाओ। अब कृष्णा को पुकारे बिना कोई ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि कृष्णा कक्षा से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप पुकारे बिना नहीं कहोगे तो समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहा है। अगर मैं मन मन में बोलूँगा तो थोड़ी सुन जाएगा किसी को। ठीक है, नहीं, कोई बच्चा है, उसका नाम कृष्णा है, मैंने उसको बोला कि कक्षा से निकल जाओ, जब उसको आवाज़ जाएगी तभी तो कक्षा से बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या है? पुकार की है कृष्ण की, कि कृष्णा कक्षा से
निकल जाओ। ठीक है, ऐसे ही है। नेक्स्ट बुसरा, बुसरा लड़की का नाम है। ठीक है, बुसरा अब घर के अंदर आ जाओ। ठीक है, बुसरा को हमने बोला है, बुसरा को पुकार के हमने बोला है, आवाज़ लगाई है कि बुसरा अब घर के अंदर आ जाओ। ठीक है, बाहर हमारे गेट पे कोई आया था, हमने देखा कौन है, हमने उसका पहचान लिया कि नहीं ये तो बुसरा है, हमारे जानने वाली लड़की है, तो हमने क्या कहा कि बुसरा अब घर के अंदर आ जाओ। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। नंबर 8 पता 7 की तरफ। नियम नंबर 7 क्या है हमारा कि उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। जहाँ उपवाक्य होंगे उनसे पहले भी और उनके बाद में भी अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे। अब वाक्य और उपवाक्य में फर्क समझिए क्या होगा। वाक्य कहते हैं जिसमें मुख्य बात कही जाती है। उपवाक्य जो उसके साथ जोड़कर बोला जाता है वाक्य, उसको हम उपवाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुद्दे के बारे में बात करनी है। ठीक है, हम मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा खड़ा हुआ है, उसको बता रहे हैं कि मोहन कौन सा, कि वो वाला मोहन। तो जब याद नहीं आता तो बताते हैं कि मोहन वो वाला जो आपको वहाँ मिला था, जो ये मिला था, जिसने ये किया था। तो जो, जिसने, जिसे, जहाँ ये शब्द आ जाएंगे वह वाक्य उपवाक्य बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कैसे। मोहन, मोहन के बारे में बात हो रही है। मोहन जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो ये हमारा क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। ये क्या होगा हमारा, उपवाक्य हो गया। इससे पहले भी अल्पविराम लगेगा और इसके बाद में भी अल्पविराम लगेगा, क्योंकि हमने मोहन के बारे में बताई है विशेषता कि हाँ जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, कल उसकी टांग टूट गई। मुख्य वाक्य क्या था कि कल उसकी टांग टूट गई। किसकी, मोहन की। मोहन की कल टांग टूट गई। कोई पूछेगा भाई कौन सा मोहन, कि वही जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो वाला मोहन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। इसके बाद में भी हम अल्पविराम लगाएंगे और पहले भी अल्पविराम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब आया है राधा। ठीक है, राधा के बारे में बात हो रही है कि राधा जो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, तो जो लग गया इसमें। ठीक है, जो लग चुका है, तो जो लगने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, उपवाक्य बन जाएगा। ठीक है, राधा के बारे में बात क्या हो रही है कि आज उत्सव में नहीं आएगी। राधा जो है वह आज उत्सव में नहीं आएगी। अब कौन सी राधा की बात हो रही है, जो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, वो नहीं जो उत्सव देखने के लिए आएगी, नहीं, जो बहुत अच्छा गाती है, जिसका प्रोग्राम था, वो नहीं आएगी। ठीक है, तो उपवाक्य और वाक्य में आपको पता चल गया। ठीक है, तो उपवाक्य के पहले भी और बाद में भी दोनों तरफ हम अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब नियम नंबर 8। ठीक है, नियम नंबर 8 क्या है अल्पविराम का, तो देखिए, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए। ठीक है, जब वाक्य में एक ही प्रकार की, एक जैसी, अलग अलग नहीं, एक जैसी, हमने एक नियम पहले पढ़ा था, उसमें था कि जितने भी व्याकरणिक शब्द आएंगे, चाहे कोई से भी है, संज्ञा, सर्वनाम, सब कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहा है उन्होंने कहा कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच अल्पविराम लगता है। तो वाक्य में एक ही प्रकार की संज्ञा नहीं चाहिए। प्रकार संज्ञा क्या हम आगे पढ़ाएंगे, अभी तो वैसे ही बता दूंगा, लेकिन हम आगे उन्हें विश्लेषण से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया, उसने लिखा है श्यामा, कामिनी, कौशल्या, वंदना वगैरह है। कौन सी संज्ञा आती है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, हो गया तक का। ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं हमारे, भावात्मक या भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। अब है उसने गाय, भेड़, बैल, बकरी पाल रखी है। किसी की बात की कि इसने क्या क्या पाल रखा है, गाय भी है, भेड़ भी है, बैल भी है, बकरियां भी है उसके पास में, उसने सब चीज़ें पाल रखी है। तो जो गाय, भेड़, बैल, बकरी आदि है, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, बताओ किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसको पता है। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं, यह आते हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो गाय है ना, गाय, ये गाय शब्द एक है, लेकिन पूरी की पूरी गाय जाति को समर्पित करते हैं। ठीक है, समर्थन करते हैं उसका। ठीक है, गाय का, कि जितने भी सारे की जितनी भी गाय हैं उनको हम गाय ही बोलते हैं, कहीं इनका नाम थोड़ी लेंगे भाई। ठीक है, अब भेड़ है।
ठीक है। भेड़ को हम एक जाति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं भी भेड़ को देखोगे तो आप एकदम से बोलोगे कि ये भेड़ है। अगर थोड़ी दूर चलकर दूसरी को देखोगे तो आप बोलोगे ये भी भेड़ है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये भेड़ है लेकिन ये तो कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, ठीक है। तो नहीं, ये जाति को एक समर्थन करती है, जाति को ही दर्शाती है, ठीक है। ये शब्द जाति को दर्शाते हैं। जैसे बैल, बैल के अंतर्गत सभी बैल आते हैं, बकरी के अंतर्गत सभी बकरियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे हैं जो जाति को दर्शाते हैं, ठीक है। तो जी इसने क्या कहा था, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में भी अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही प्रकार की संज्ञाएं हैं, इसमें सारी की सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसमें क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं सारी की सारी। इसमें क्या हमारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं सारी की सारी, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी नंबर 9 नियम है। देख लीजिए क्या कहा उसने कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम लगता है। अगर आपने छंद पढ़े हुए हैं, उनके बारे में जान रखा है, तो आपको पता होगा कि जब एक जब चरण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अल्प विराम को लगाते हैं। अलग अलग छंद में अलग अलग चरण होते हैं। किसी छंद में 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं, किसी में 8, किसी में 12, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। किसी में 16 भी होते हैं, 24 भी होते हैं, ठीक है। तो जब हम समास, छंद, अलंकार ये सब चीज़ आपको पढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता चले जाएगा। धीरे धीरे हम सब कुछ आपको पढ़ा देंगे एकदम से, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम लगता है। वो देख लीजिए कैसे एग्जाम्पल दिया हमने। एग्जाम्पल दिया है, रहीमन निजमन की व्यथा। अब एक चरण समाप्त हो चुका है, रहीमन निजमन की व्यथा, चरण समाप्त, यहीं पर ही हमने अल्प विराम लगा दिया। मन ही राखो गोए, सुनी इठलेहे लोग सब, फिर एक चरण समाप्त हो गया यहाँ पर। बांटे न लेहे कोई, ठीक है। लेकिन ये एक चरण के समाप्ति पर ही लगता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि दूसरे चरण पर भी लगा देंगे, नहीं, वहाँ पर तो हमने पूर्ण विराम लगाया हुआ है, ठीक है। सुनी इटले लोग सब, फिर यहाँ पर जब एक चरण समाप्त हो जाएगा फिर अल्प विराम लगाएंगे, और जब ये अंतिम चरण लिखेंगे तो उसके बाद हम डबल पूर्ण विराम लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा हम कहाँ करते हैं, छंदों में करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको हम छंदों में बहुत ही सरलता से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी पढ़ करके, ठीक है। तो ये हमारा जो अल्प विराम के नियम थे, अल्प विराम कहाँ कहाँ पर लगेंगे, कैसे प्रयोग होगा, वो सब था। सबसे बड़ा विराम चिन्ह था दोस्तों, और सबसे खास भी था, ठीक है। सबसे खास इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ने में भी, बोलने में भी सबसे ज़्यादा काम यही आता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब जो हम आगे के आपको अल्प विराम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे उनको भी, ठीक है। लेकिन उनको पढ़ने से पहले मैं आपको उनको पढ़ाने से पहले बता दूं दोस्तों कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, जितना भी हो सकता हो। आपको 10 सेकंड मिलते हैं उसके लिए। उसके अंतर्गत आपने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन आया हुआ है, ठीक है, उस पर सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ भी आपको कहना हो, पूछना हो, या फिर कुछ भी सलाह देनी हो, एडवाइस देनी हो, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमको कुछ भी सलाह देना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो टाइप ज़रूर करें, ठीक है।